एक बार आप ये लिख लो, फिर हम एग्जांपल्स को एक बार और देख लेते हैं। तो देखो ये एग्जांपल अब आप लैंग्वेज के साथ देख सकते हो कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं। इन एलिमेंट का वो मास जो इसके फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है वो या तो सेम रेशियो में होगा या फिर उसका एक सिंपल मल्टीपल होगा जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। देखने के तरीके मैंने आपको सिखाई दिया है। कहाँ वैलिड होगा, जहां पर तीन कंपाउंड्स होंगे, तीन में से दो में एक कॉमन होगा और जो तीसरा बनेगा वो दोनों अनकॉमन एलिमेंट से फॉर्म होगा। चलो मूव करते हैं अपने अगले लॉ पर। This is called Gay-Lussac law. ठीक है, तो या फिर आपसे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी बोलते हैं। ये भी हम आगे चलकर स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, वहीं पे इसको यूज किया करेंगे, बट हम लॉस पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं बस यहाँ पे इसको। ये इसका एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ gases combine in simple ratio of their masses, their volumes, simple ratio of their volumes to form compounds या products. And if the product formed is also a gas, it will bear the simple volume ratio with the reactant gases. ठीक है, तो देखो ये होता है गै-लुसेक लॉ, जो आपसे बोलता है कि कभी भी अगर दो गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो वो हमेशा किसके रेशियो में कंबाइन होती है, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके सामने रिएक्शन लिखो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो पूरा स्टेटमेंट वैलिड है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा क्यों वैलिड है? आप देखो PV इक्वल टू nRT से हम बात करते हैं, अगर is also a gas, it will bear the simple volume ratio with the reactant gases. ठीक है, तो देखो ये होता है गै-लुसेक लॉ, जो आपसे बोलता है कि कभी भी अगर दो गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो वो हमेशा किसके रेशियो में कंबाइन होती है, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके सामने रिएक्शन लिखो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। मतलब तो देखो ये होता है गै-लुसेक लॉ, जो आपसे बोलता है कि कभी भी अगर दो गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो वो हमेशा किसके रेशियो में कंबाइन होती है, अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके सामने रिएक्शन लिखो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस
गिव्स 2 NH3 गैस। ये आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो पूरा स्टेटमेंट वैलिड है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा क्यों वैलिड है? आप देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम बात करते हैं अगर, तो देखो आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आर पहले से ही कांस्टेंट है, तो गैस का वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसके मोल्स के। जैसे हम मोल्स से डील करते हैं सेम वैसे हम किससे डील करेंगे? वॉल्यूम से। खैर अभी इसका कोई काम नहीं है, आप सिंपल देखो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि यहां पर N2 का कितना वॉल्यूम काम में आ रहा है? 1 वॉल्यूम। कितना काम में आ रहा है? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम N2 कितने हाइड्रोजन से कंबाइन हो रही है? 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से, और उससे आपको क्या मिल रहा है? 2 वॉल्यूम अमोनिया मिल रहा है। ये इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी दो गैसेस कंबाइन होंगी वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होती हैं, और अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, इसका वॉल्यूम इन दोनों का वॉल्यूम हमेशा एक सिंपल रेशियो में होगा। बताओ है या नहीं है? 1:3:2। समझ रहे हो? कोई डाउट? इसका काम क्या होता है? इसके बाद आसान सा काम होता है, जिसमें आपसे बोलूं आपने यहां पर 150 ml हाइड्रोजन यूज कर ली। बताओ 150 ml हाइड्रोजन के लिए आपको कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी? 1 के लिए 3, तो इसके लिए कितनी चाहिए होगी? 50 ml। सिंपल। बताओ कितनी अमोनिया बनेगी? 3 से बनती है 2, 1 से बनेगी 2/3, तो 150 से कितनी बनेगी? 2/3 इंटू 150, दैट इज 100। कर सकते हो? खैर इसको याद ही ना करो, देखो पढ़ो भूल जाओ। ये भी हम आगे चलकर स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, तब मैं आपको इन चीजों से वापस डील करना सिखाऊंगा। कर सकते हैं? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट एंड फाइनल, एवोगैड्रोस लॉ, 6th। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ का एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो आपके बहुत काम में आता है, उसको आपको यहां पर सीखना है। उसके लिए आप पहले इस लॉ का स्टेटमेंट लिखें। लिख रहे हो एग्जाम्पल? तो आप एग्जाम्पल लिखो, तब तक मैं थोड़ी कहानी लिख देता हूं यहां पर। बोलो, लिखना अगर शुरू करो। स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन equal number of moles and hence equal number of molecules। और इसके ब्रैकेट पे लिखें हाईलाइट करके, atoms may be different। यहां पर लोग गलती कर देते हैं। हो गया? देखो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी का ही एप्लीकेशन है, वहीं से इसका स्टेटमेंट इसने बनाया, तो आप स्टेटमेंट नहीं रटो, आप समझो चीज को। देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। मान लो आपने एक गैस ले ली H2, एक गैस आपने ले ली CO2, एक ले ली SO2 और एक ले ली CH4। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? PV/RT है। तो हम इन सबके मोल्स निकालते हैं। देखो हमने क्या बोला है? इक्वल वॉल्यूम्स, मतलब सारी गैसेस के वॉल्यूम्स क्या है? सेम। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब सबका प्रेशर टेम्परेचर भी क्या है? सेम। तो देखो मोल्स सेम, प्रेशर टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम सेम, प्रेशर टेम्परेचर सेम, तो सबके मोल्स भी क्या आएंगे? सेम। तो पहली चीज, अगर
गैसेस के इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका नेचर अलग अलग है। इसमें 2 एटम्स है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। सबके मोल्स क्या आएंगे? सेम। इसके भी n मोल्स, इसके भी n मोल्स, इसके भी n मोल्स, इसके भी n मोल्स। बताओ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू Na। देखो इसको भी इंटू Na करोगे तो n इंटू Na, n इंटू Na, n इंटू Na और n इंटू Na। तो अगर सबके मोल्स सेम हैं तो बताओ सबके मॉलिक्यूल्स भी क्या आने वाले हैं? सेम। लेकिन एटम्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बताओ नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं इससे निकालूं तो यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 2n इंटू Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो इतने में इंटू 2 कर दोगे। बताओ यहां कितने आएंगे? 3n इंटू Na, यहां 3n इंटू Na और यहां कितने आएंगे? 5n इंटू Na। बोला आएगा। तो अगर गैसेस की एटॉमिसिटी सेम है, एटॉमिसिटी समझते हो? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर इन दोनों की एटॉमिसिटी सेम है, इसमें भी 3 एटम है, 3 एटम है, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे? सेम। लेकिन अगर एटॉमिसिटी अलग अलग है तो फिर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे? अलग। तो आप ध्यान रखना, कई बार आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में खेल जाएगा, बोल देगा इक्वल प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। आप बोलोगे जरूरी नहीं है। अगर गैसेस की एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। आप तो फिर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे? अलग। तो आप ध्यान रखना, कई बार आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में खेल जाएगा, बोल देगा इक्वल प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। आप बोलोगे जरूरी नहीं है। अगर गैसेस की एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या सेम होंगे हमेशा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर चाहे कोई भी गैस हो, मोल्स और मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होंगे? सेम। तो ये था आपका लास्ट एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझ। क्लियर है? कॉपी करो। यहीं पे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो तो देखो अब मूव करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हेडिंग डालें आप एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लास्ट क्लास जब मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन सिखाया था उसका हम यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है
और फिर उसे कैलकुलेट करने के बाद एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत आसान है। डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको इसे समझा देता हूं, फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो देखो ये इसको हमने फॉर्मूला क्यों बोला, क्योंकि ये क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि अगर आप ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल उठाकर लाओ तो उस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे? 6। कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 12। और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 6। बोलो बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जो आपको ये बताता हो कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वहीं अगर आप यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो निकालो तो बताओ वो रेशियो कितना आएगा? 6:1:2:1, यानी इस कंपाउंड का हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं रेशियो की फॉर्म में। तो जब आप रेशियो की फॉर्म में लिखते हो तो उसे हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो क्या बोलूंगा? वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो सिर्फ रेशियो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक और चीज पे ध्यान दो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को C6H12O6 को CH2O6 लिख सकता हूं। तो यहां से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को रिलेट भी कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स क्या होगा? n। यहां पर n एक नंबर होता है जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम कैलकुलेट करते हैं उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को आप किससे डिवाइड कर दो? उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। तो जो भी उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास है उससे डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 डिवाइडेड बाय, देखो 12 + 2 14, 14 + 16 30। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसीलिए इसको 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? बस इतना सा होता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। काम की चीजें इनको कैलकुलेट करना तो आपको वो आता भी है, बचपन में सीखा होगा आपने। देखते हैं सबसे पहले देखो डेफिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो देखो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, the simplest formula of a compound which gives the actual number of atoms बोलो देखो the simplest formula of a compound which gives the actual number of atoms present in a molecule, क्लियर? नेक्स्ट लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड The simplest formula of a which gives
which gives the actual number of atoms, sorry, which gives the simplest ratio, which gives the simplest ratio of number of atoms, which gives the simplest ratio of number of atoms present in a molecule, in a molecule or compound, जो भी आप बोलना चाहो, present in a molecule or compound, which gives the simplest ratio of number of atoms present in a molecule or compound. हो गया? ये तो बात हो गई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। फिर आप एक चीज और लिख देना, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले ये लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन, और एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। हो गया? नेक्स्ट डालें कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि कैसे हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं पहले। फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया? नेक्स्ट डालें कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि कैसे हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं पहले। An organic compound contains 60% carbon and 8% hydrogen. कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, या तो मुझे आपको कुछ सिखाना है, इसलिए मैंने इतना सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अभी आपको डीबी भी मिलेगी, उसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो पहली चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज में कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो दो चीज होती है, एक तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स तो आपको नाम से पता चलेगा, जिनमें हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, और साथ में क्या हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, और भी कुछ हो सकता है। अगर मान लो सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो आपको बताएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सल्फर भी है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कभी नहीं बताएगा। तो कभी भी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मानना हो तो आपको ये तो मान के ही चलना पड़ेगा कि उसमें ऑक्सीजन है। अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
वो बात की बात है, लेकिन आपको तो मान के चलना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही है। अगर नाइट्रोजन होगी तो वो आपको बता देगा। बताओ क्या अभी बताया कि नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन नहीं है, तो हम क्या क्या मानकर चलेंगे? ऑक्सीजन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक स्पेशल रट्टा मेथड होता है, उसमें आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। लेकिन पहले अपन चलो उसी को देखते हैं, फिर उसके लॉजिक्स पे मैं आपको लेके चलूंगा। मेथड क्या होता है? आप लिखो पहले एलिमेंट, कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन है। बताओ एलिमेंट कौन कौन है आपके पास। फर्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सही है। फिर देखो, फिर हम क्या निकालते हैं? उस एलिमेंट का परसेंटेज लिखते हैं। बताओ कार्बन कितना परसेंट है यहाँ पर? 60। हाइड्रोजन कितना है? 8। और ऑक्सीजन कितना है? 32। बच्चा जितना ऑक्सीजन वो हो गया 32। फिर क्या करते हैं टेबल में? नेक्स्ट चीज हम करते हैं, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। किससे डिवाइड करते हैं? एटॉमिक मास। तो डिवाइड करो 60 बाय 12, बताओ कितना आएगा? 5। 8 बाय 1 कितना आएगा? 8। और 32 बाय 16 कितना आएगा? 2। ठीक। यहां से जो रेशियो आया, अगर अभी तो देखो ये सिंपल रेशियो है, मान लो ये सिंपल रेशियो नहीं होता, ये ऐसा होता 5.7, 8.3, 2.9, तो मैं क्या करता? फिर इसको सिंपल रेशियो में बदलता। सिंपल रेशियो में कैसे बदलता? जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सब में डिवाइड कर दो। तो 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9, 2.9, 2.9, अगर ऐसा होता तो, समझ रहे हो? अब आप देखो 2.9 इंटू 2 हुआ था 5.8, ठीक है, तो ये 1.9 के आसपास कुछ आएगा। 2.9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7.7 के आसपास, है ना। और इसको डिवाइड करो 1 हो जाएगा। अभी जो वैल्यू आई इनको अप्रोक्सीमेट इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दो। 1.9 का क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है? 2। 7.7 का क्लोजेस्ट कौन है? 8। इसका क्लोजेस्ट कौन है? 1। तो फिर मेरा सिंपल रेशियो यहां से आता है ऐसे। बोलो समझ में आ रही है बात आपको? अगर यहां 7.5 आ गया तो कोई बात नहीं, मैं उसको फिर क्या करूंगा? सीधा 15/2 लिखूंगा और फिर से रेशियो बदल दूंगा। बताओ फिर रेशियो कितना आ जाएगा? 4:15:2। समझ रहे हो बात को? तो छोटे टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स, जो आपके कैलकुलेशन के अंदर काम में आ सकते हैं। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं तो सबसे छोटी वैल्यू से सब में डिवाइड कर दो और जो नंबर आया उसको क्लोजेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अगर वैल्यू 7.5 आ रही है तो आप उसको इस तरह से 15/2 लिखकर भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें आपको ऐसे लॉजिक्स यूज करने पड़ सकते। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है कोई? ठीक, चलो अभी अपन वापस से आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पर 60/12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, ये आएगा 8 और ये आएगा 2। यही इनका सिंपल रेशियो है। तो जो सिंपल रेशियो है वही आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। मतलब इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C5H8। कर सकते हैं? चलो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ, लॉजिक सिखाता हूँ इसका। C5H8।
कर सकते हैं? चलो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ, लॉजिक सिखाता हूँ इसका। देखो क्या लॉजिक है इसका, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अब इसको भूल जाओ, अब एक चीज सीखो। जैसे आपने देखा ग्लूकोज देखा था थोड़ी देर पहले, C6H12O6, ठीक है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताया था आपने, CH2। तो आप पहले आपको एक चीज सिखाई थी कि इस कम थोड़ी देर H8 कर सकते हैं? चलो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ, लॉजिक सिखाता हूँ इसका। देखो क्या लॉजिक है इसका, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, अब इसको भूल जाओ, अब एक चीज सीखो। जैसे आपने देखा ग्लूकोज देखा था थोड़ी देर पहले, C6H12O6, ठीक है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताया था आपने, CH2। तो आप पहले आपको एक चीज सिखाई थी कि इस कंपाउंड के अगर आप एक मोल को देखो, बताओ एक मोल में कितने कार्बन होंगे, 6 मोल। हाइड्रोजन कितना होगा, 12 मोल। ऑक्सीजन कितना होगा, 6 मोल होगा। बताओ रेशियो कितना आएगा, वही 1:2:1। अब ना उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एटम्स के मोल्स निकाल लेंगे। जो एटम्स के मोल्स का रेशियो होगा, बताओ वही तो उनके नंबर का रेशियो भी होगा। और यहाँ कार्बन 6 मोल था, हाइड्रोजन 12 मोल था, ऑक्सीजन 6 मोल था, रेशियो कितना आया, 1:2:1। तो जो एटम्स के मोल्स का रेशियो है वही क्या होगा, उनके नंबर ऑफ एटम्स का भी रेशियो होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसी कंसेप्ट पे आपकी टेबल बनाई गई है, आप ध्यान से देखना। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं। एलिमेंट परसेंटेज, मतलब आप उसके परसेंटेज बाय मास की बात कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूं, कंपाउंड के मास को मान लेता हूं 100। लेट आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है। अब बताओ 100 ग्राम कंपाउंड में कार्बन का मास कितना होगा, 60 ग्राम्स, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ये आ गया ऑक्सीजन। मैं इन सबके मास लिख लेता हूं। तो इसका मास 60 ग्राम, इसका मास 8 ग्राम और इसका मास 32 ग्राम। सही है। फिर निकाल लो इनके मोल्स। बताओ इसके मोल्स कितने आएंगे, 60/12 5, इसके 8/1 8, इसके 32/16 2। बताओ मोल्स का रेशियो कितना आ गया, 5:8:2। तो जो मोल्स का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होगा। यानी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, C5H8O2। समझ रहे हो? यहां पर भी उसने यही किया है, 60% को 60 ग्राम मास मान लिया उसने, उससे सबके मोल्स निकाल लिया। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि अगर आपको कभी किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपको एटम्स के मोल्स का रेशियो निकालना है। एक बार वो मिल गया तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है? चलो तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं आप इसका सही आंसर ला पाते हो या फिर नहीं। देखो क्वेश्चन, आराम से। क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है of an organic compound contains 3.6 gram carbon, 0.7 gram hydrogen, 1.5 gram nitrogen and rest oxygen. ठीक है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ट्राई करो, आराम से करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3.6 ग्राम कार्बन है। तो आप देखो 7.3 ग्राम टोटल था, उसमें कार्बन है 3.6 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन है 0.7 ग्राम, उसमें नाइट्रोजन है 1.5 ग्राम। बाकी कितना बचा? 1.5 ही बचा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखो 3.6/12 सबके मोल्स निकाल लो, बाय 1/16 बाय 14/16। तो ये कितना आएगा 0.3, ये कितना आएगा 0.7।
ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.0 कुछ, ऐसा कुछ आएगा 9 है ना। ये कितना आएगा 0.9 के आसपास। बताओ इसको नियरेस्ट इंटीजर में बदलो, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9, सॉरी 1.01, जितना भी आएगा देख लेना, वो तो अप्रोक्सीमेटली तो 1 ही आएगा ना। ये 0.9 के आसपास आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1। तो देखो रेशियो कितना हो गया 3:7:1:1। समझ में आ रहा है आपको? 0.09 आएगा। अच्छा 0.107 आएगा। हाँ तो ये 0.1 हो गया और ये 0.1 हो गया, सॉरी। तो 3:7 1:1 कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया C3H7NO, है ना। तो जब ऐसे क्लोजेस्ट इंटीजर आ रहा है ना तो फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल रेशियो मत निकालो। अब अगर कोई चीज 0.98 आ गई तो उसको तो सिंपल ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख ही सकते हैं ना, है ना। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन गलत मत करना, मुझे आपसे पूरी उम्मीदें हैं कि आप इसको बिल्कुल सही करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। तो फिर क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप में से कई लोगों ने शायद पढ़ा भी नहीं हो। देखिए क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 mass ratio. If the vapor density of compound is 46, calculate its molecular formula. तो आपको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। चलो तो देखो इसका करेक्ट आंसर है N2O4, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो मैं सिखाई दिया आपको। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ना, गलती से N2O2 मत ले लेना। जब कंपाउंड की बात करो तो उसमें हम एलिमेंट्स की ही बात करते हैं। देखो नाइट्रोजन का मास कितना दिया है 16, ऑक्सीजन का दिया है 16, मतलब इनका मास रेशियो है। कोई बात नहीं, बताओ मैंने आपको मास रेशियो से मोल रेशियो निकालना सिखाया है ना। सिंपल इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो 7/14 एंड 16/16, ये तो बन गया हाफ, ये बन गया 1। बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना आ गया 1:2। तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा NO2। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n, और n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दी है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा × 2 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, वो आएगा 46, n की वैल्यू आ गई 2। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N2O4। कर सकते हैं, कोई डाउट? तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, कैसे हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब आपका काम है इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में इसी का एक और पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में एक कंपाउंड का कंबस्टन करवाएगा और उसका कंबस्टन डेटा देगा कि इतनी CO2 मिली, इतनी H2O मिली, उससे हम कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी आपको DPP नंबर 3 से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसमें पुराने लेक्चर के क्वेश्चन भी हैं और आज जो आपने पढ़ा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आप उसको ट्राई करें, नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।